अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। बेसिकली मेरा जो अगर मेरी कोई आवाज़ में कोई इश्यू हो किसी किस्म का तो आप लोग मुझे रिमाइंड कर देना, कोई अगर मेरी आवाज़ में इनकंसिस्टेंसी हो किसी किस्म की। तो ओके। मेरे जो है बुक रिव्यू है वो है बेसिकली जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ के बारे में। ये एक बुक है जो कि मैंने बहुत पहले से मैं पढ़ते आ रहा था, बचपन में भी मैंने पढ़ी थी, फिर उसके बाद मैंने रीड किया रिसेंटली। और ये है दरअसल आपके जो जूल्स वर्न हैं, फादर ऑफ साइंस फिक्शन, उन्होंने ये बुक लिखी थी। और ये साइंस फिक्शन और एडवेंचर के ऊपर ये बुक है बेस्ड। दरअसल इसका जनर जो है वो ये है, इसके ऊपर बेस्ड है। और एडवेंचरस किस्म की बुक है। और ये पब्लिश हुई थी 1864 में, यानी कि आप इससे आइडिया लगा सकते हैं बहुत पहले की बात है। ये एक ओल्ड क्लासिक है, लेकिन अच्छे खासे लोग जो हैं इससे फेमिलियर हैं इस बुक से। और ये रीप्रिंटेड और एक्सटेंडेड हुई थी 1867 के अंदर। तो जो जूल्स वर्न है उसकी जो ये बुक है, इससे पहले मैं आपसे एक थ्योरी शेयर करना चाहूंगा, हॉलो अर्थ थ्योरी की, जिसकी इससे बहुत ज़्यादा रेलेवेंसी है। हॉलो अर्थ थ्योरी ये सजेस्ट करती है, क्योंकि आपको पता है कि उस दौर में 1860 जो 18th सेंचुरी थी, उस दौर में जो है आपकी इतनी ज़्यादा रिसर्च तहकीक नहीं थी, ज़्यादा जियोलॉजी के बेसिस के ऊपर, आपके ग्राउंड के ऊपर या ओशंस के ऊपर ज़्यादा रिसर्च नहीं थी। तो आपका जो सेंटर था अर्थ का, उसके ऊपर काफ़ी थ्योरी एक बेस हुई थी कि जो आपकी जो दुनिया जो है उसकी सिर्फ टॉप लेयर के ऊपर नहीं एग्जिस्ट करती सिविलाइजेशन या लाइफ, बल्कि आपके अंडरग्राउंड भी आपकी लाइफ एग्जिस्ट करती है। और जैसे कि आज की हमारी थ्योरी है उसको कॉन्ट्रडिक्ट करती है कि आपका बीच में एक कोर होता है और ज़मीन होती है, ग्राउंड होता है, डिफरेंट लेयर्स होती हैं। इंस्टेड अंदर एक सिविलाइजेशन होती है, एक पूरी ग्रीनरी होती है आपकी और प्रॉपर लाइफ एग्जिस्ट करती है अंडरग्राउंड। तो इस बिजार थ्योरी को हम लेके आगे प्रोसीड करते हैं इस बुक के बारे में, फिर आपको बताते चलता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है प्रोफेसर ऑटो लाइडेनब्रॉक, जो कि एक मिनरलॉजिस्ट है और एक बहुत ही एक किस्म के वो हैं, रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, जो कि बहुत ही एंशियस किस्म का एक बंदा है। फिर उसका नेफ्यू है एक्सेल हैरी, ये हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, मेन जो है कैरेक्टर, जिसकी हम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी को ऑब्जर्व करेंगे। तो एक्सेल जो है वो नेफ्यू लगता है लाइडेनब्रॉक का। उसके अलावा हमारा हांस होगा, आइसलैंडिक गाइड होगा, इसके बारे में मैं आपको आगे जाके बताऊंगा जैसे हम प्रोसीड करेंगे। ग्राबन जो है वो लाइडेनब्रॉक की जो है अडॉप्टेड ग्रैंड डॉटर है, गॉड डॉटर है सॉरी। और उसके अलावा इनकी मेड है मार्सा, जो कि इतनी मेंशन नहीं मैं करूंगा इस रिव्यू के अंदर, बिकॉज की ज़्यादा रेलेवेंसी नहीं है। तो आप नेम से काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सब जर्मन बैकग्राउंड से आते हैं, जर्मन नेम्स हैं, काफ़ी हद तक आपको आइडिया होगा देख के। तो बेसिकली जो है शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि लाइडेनब्रॉक जो होता है वो एक मिनरलॉजिस्ट होता है। वो डिफरेंट लाइब्रेरीज के अंदर एक्सप्लोर करता है, डिफरेंट बुक्स को देखता है, रीडिंग करता है और तहकीकें करता है उनके ऊपर। हाउएवर उसको एक बुक मिली थी रूनिक कंटेंट्स के साथ, जर्मन लैंग्वेज में इनकोडेड थी। उस लिखी गई थी एक अल्केमिस्ट से, जिसका बेसिकली नेम होता है आर्न साकनेसम्स। और इसने ये बुक बेसिकली लिखी होती है, लेकिन ये नॉर्मल जर्मन में नहीं होती, इनकोडेड होती है रूनिक अल्फाबेट्स के अंदर, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं रूनिक अल्फाबेट्स के अंदर। और ये एक कोड की शक्ल में होती है, यानी कि आप डायरेक्टली इसको पढ़ के आइडिया नहीं लगा सकते कि बेसिकली अगला क्या बताने की कोशिश कर रहा है, बल्कि एक कोडिंग की शक्ल के अंदर होती है, ताकि आपको डिसाइफर करना पड़े, जैसे एक एक्शन आपको प्रॉपर परफॉर्म करना डी कोडिंग का। तो जो आपका जो लेडन ब्रॉक है, उसने फिर डिकोड किया इस बुक को, काफ़ी एफर्ट्स डाली, और उसको स्लोली स्लोली उसकी दिलचस्पी बढ़ती गई कि इस बुक के अंदर लिखा क्या है। दरअसल इस बुक में जो अल्केमिस्ट है आर्न, उसने ये डिस्क्राइब किया था कि जो आपकी जो दुनिया है वो अंदर से हॉलो है, और मैं सफ़र कर चुका हूँ इसके थ्रू, मैं इसके थ्रू गुजर चुका हूँ, मैंने डिफरेंट चीज़ें देखी। उसने डिफरेंट मिनरल्स और ग्राउंड और क्रीचर्स और क्या कुछ जो उसने फेस किए उनके बारे में उसने मेंशन किया आर्न ने बुक के अंदर अपनी। तो बेसिकली उसने ये मेंशन किया था कि पहले मैं जो है आइसलैंड गया, उधर एक डॉर्मेंट वोल्केनो है, उसके थ्रू मैंने एक एंटरिंग की अपनी, मैं दुनिया के अंदर गहराई में जाता गया ट्यूब्स के थ्रू। इवेंचुअली विद टाइम मैंने बहुत ज़्यादा इनकाउंटर किया क्रीचर्स को, ऐसे प्लांट्स थे जो कि मैंने कभी लाइफ में देखे, डायनासोर्स जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके थे। फिर एक अंडरग्राउंड ओशन मैंने देखा, उस ओशन को मैंने क्रॉस किया, फिर मैं दूसरी साइड से फिर निकला, एंड इवेंचुअली अपना मैं अर्थ की दूसरी साइड से निकल आया था, और फिर मैं अपना वहां से, और ये 16th सेंचुरी की बात थी जब आर्न ने अपनी बुक लिखी थी, जबकि हम यहाँ पे लाइडन ब्रॉक का जो दौर है वो 18th सेंचुरी में फॉल करता है। सो इस टॉपिक को या इस बुक को पढ़ के जो लिडन ब्रॉक है वो इतना दिलचस्प हो गया था कि उसको किसी न किसी हालत में भी ये सफ़र करना था, उसको सेंटर ऑफ द अर्थ देखना था अपनी आंखों से बिलीव करने के लिए।
उसने तय कर लिया था कि मैं सफ़र करूँगा। एक्सेल हाउएवर जो है वो इसके खिलाफ था कि अकेले जाएगा लिडेनब्रॉक, वो चाह रहा था कि मैं साथ इसके जाऊँ और उसने तय कर लिया था। उसको बेसिकली एक्सेल की अगर हम बात करें ना, हम एक्सेल की तरफ वापस आते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर है। इसको बेसिकली जो गॉड डॉटर है लिडेनबॉर्ग की अडॉप्टेड ग्रूबन, उससे उसको एक लव या उसको अट्रैक्शन थी और वो उसको प्रपोज करना चाहता। हाउएवर ये एक ज़रा सा वीक दिल का कैरेक्टर इसको दिखाया गया है, ज़रा नाजुक मिजाज का, तो ये उसको प्रपोज नहीं कर पाता। ही डिडंट हैव द करेज, ना उसके पास वो हिम्मत थी कि वो उसको प्रपोज कर सके। तो उसने ये तय किया था कि मैं जब ये प्रोफेसर लिडेनब्रॉक के साथ इस सफ़र पे जाऊँगा, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो उसके बाद जब मैं सर्वाइव करके वापस आऊँगा तब मैं सारी चीज़ कन्फेस करूँगा ग्रोबन को और होपफुली मैं उससे मैरिड हो जाऊँगा, उससे शादी हो जाएगी। एनी हाउ लिडेनब्रॉक ने एक्सेप्ट कर लिया एक्सेल के प्रपोजल को और दोनों आइसलैंड की तरफ निकल पड़े। दरअसल ये जो डोरमेंट माउंटेन है जिसका आर्न ने मेंशन किया था, ये आपका आइसलैंड के अंदर सिचुएटेड है और इसका नेम है स्नेफल। दरअसल ये एक ऐसा वोल्केनो है जो पिछले 7,700,000 ईयर से डोरमेंट है, मतलब कि एक्सटेंट हो चुका है, इसमें कोई लावा या ऐसा वैसा नहीं है। अदरवाइज ये स्टोरी बहुत शॉर्ट होती है ऑफ कोर्स। तो ये लावा डोरमेंट है, इसके अंदर ट्यूब्स है, वोल्केनिक ट्यूब्स जो मील अंदर गहराइयों में जाती हैं, आपकी दुनिया के अर्थ के क्रस्ट के बहुत गहराइयों में जाती हैं और इसी के थ्रू आप सेंटर ऑफ द अर्थ में जा सकते हो। इनकी जर्नी शुरू हुई, ये आइसलैंड पहुंचे, वहां पे इनको एक गाइड मिला अपना हांस, जो कि वहाँ का नेटिव था, वहाँ का रहने वाला था। तो हांस की हेल्प से इन्होंने हांस को एक पेमेंट के साथ एग्री किया और हांस को साथ ले चले। उसने इनको स्नेफल की तरफ गाइड किया जो कि इनका वोल्केनिक एंट्री थी सेंटर ऑफ द अर्थ के लिए। बहरहाल उसके बाद एक केव थी, एक ओपनिंग थी जहाँ पे हांस इनको लेके गया। उसके अंदर जब ये गए तो फिर बहुत ज़्यादा जैग टेरेन्स थी, बहुत ख़राब रास्ते थे, पत्थर बहुत ज़्यादा थे, डिफरेंट सॉइल्स और डिफरेंट मिनरल्स थे जो कि लाइडेनब्रॉक मिनरलॉजिस्ट होते हुए पहचान सकता था। और फिर काफ़ी फ्लोइंग रिवर्स थी बीच में, उस केव सिस्टम के ट्यूब्स थी, वोल्केनिक ट्यूब्स थी। दरअसल ये जब सफ़र कर रहे थे ना अपना, तो बीच में कहीं इन जो एक्सेल है मेन कैरेक्टर है, इसके इन्होंने सेपरेट, इसको ये हो गया था, उनसे बिछड़ गया था अपने ग्रुप से ड्यू टू डिफिकल्ट टेरेन्स, उसके कोई ऐसे इश्यूज का से फेस करना हुआ जिससे वो इनसे बिछड़ गया था। यहाँ पे अब एक्सेल जो था उसकी बहादुरी का असल यानी कि वो हुआ था, यानी कि उसको चैलेंज एक तरह था उसके लिए कि मैंने किसी तरह सर्वाइव करना है अकेले। इट हैड बीन एटलीस्ट 3 days जब तक एक्सेल इनसे बिछड़ा हुआ था, जख्मी भी था, वुंडेड था, भूखा था, उसके पास खाना नहीं था, कुछ भी नहीं, और वो सर्वाइव कर रहा था अपने पे। वो यहाँ तक कि इतना अकेला हो चुका था कि वो मेंटली तरह से पागल हो रहा था। दीवार के साथ अपना कान लगा के सुनता था कि मुझे इन ट्यूब्स के अंदर उनकी अगर आवाज़ आ जाए कहीं पे तो मैं उनकी तरफ भागते हुए जाऊँ, बट उसको कोई आवाज़ ना आए। पहला दिन गुजरा गुजरा दूसरा, फिर तीसरा एंड सो ऑन करते करते इवेंचुअली इसको वो मिल गए और सब आपस में रीयूनाइटेड हो गए। एक्सेल ने अच्छी खासी प्रेइंग की और उसके बाद इवेंचुअली उसकी प्रेइंग जो उसकी जो जो उसने दुआएं की थी वो मुकम्मल हो गई, पूरी हो गई उसकी। तो एनी हाउ ये सब आपस में मिले, रीयूनाइट हुए। फिर इन ये और फर्दर डाउन गए। यहाँ पे फिर जो है ना आपके जितने भी फिनोमेनास थे जो आर्न ने मेंशन किए, जो कि अदर वर्ल्डली फिनोमेनास जिसको आप कह सकते हैं, जो कि यूनिक किस्म के थे, वो इन्होंने फिर ट्रूली अपनी आइज से देख के और बिलीव किए। रॉक्स, सॉइल, सेडिमेंट ऐसे ऐसे किस्म के थे जो कि आपके अर्थ पे बहुत रेयरली पाए जाते, बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए गए। फिर आपके जायंट एप्स, यानी कि जो आपका एवरेज एप जो यहाँ का 5 फुट से ज़्यादा रीच नहीं करता, वो एटलीस्ट 10, 15, 20 फीट बहुत हाई, ज़्यादा हाइट के थे। फिर डायनासोर्स जो कि आपके कितने लाखों करोड़ों साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे अंडरग्राउंड आपके। और ऐसे ऐसे दरख्त थे जो 80 से 100 फुट को भी क्रॉस करते थे और उनकी शेप मशरूम्स जैसी होती थी। ये अंडरग्राउंड इन्होंने विटनेस की, इन्होंने अपनी काफ़ी ऐसी चीज़ें देखी जो कि सच में इनको इतनी इंट्रीडिंग लगी, इतनी एक्साइटिंग लगी कि जो कुछ भी इनके हार्डशिप्स इन्होंने फेस की थी वो एंड में इनकी वर्थ थी। नेक्स्ट आपको पता है कि आर्न ने एक ओशन का भी जिक्र किया था अंडरग्राउंड, यानी कि आप इसके बारे में ही सोचें तो आपको बिलीव नहीं होता कि एक ओशन जो कि हमारी सतह के ऊपर होता है वो क्या अंडरग्राउंड भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आर्न एग्जिस्ट करता था और फिर इन्होंने खुद देखा और उन्होंने बिलीव किया इसके ऊपर कि यस समंदर है। लेकिन इस पॉइंट तक इनको इतना इनफ इन्होंने देख लिया था कि अब इनको बस एक एस्केप रूट चाहिए था, इन्होंने किसी तरह निकलना था। तो रिमेम्बरिंग आर्न्स ट्रांसक्रिप्शन उसको याद आई, उसको ये एहसास हुआ कि हमें जो है ना किसी तरह से, जो लिडन ब्रॉक है उसने कहा कि हमें समुद्र क्रॉस करना होगा और यहाँ पे हमारा एस्केप होगा। अब बात यह है ना कि आपका जो कंपस होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, आप उसके ऊपर अपना लोकेशन आप बेसिकली आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप किधर है। हाउएवर जब आप अंडरग्राउंड जाते हैं तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं ना, वो बड़ी फॉल्टी हो जाती हैं। आपका कंपस जो है आपको डायरेक्ट नहीं कर सकता कि आपने किधर जाना है किधर नहीं जाना।
अब इनको समंदर क्रॉस करना था, लेकिन टोटली इनको अपने इशारों पे बेस्ड, ना इनके पास सितारे थे, ना इनके पास जो था आसमान था, सूरज था जो इनको गाइड करेगा कि हमने कैसे निकलना है, कैसे पहुंचना है हमने एग्जिट की तरफ। इनके पास जस्ट अपनी आइडिया था एक बेसिक कि हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हम निकलेंगे। तो राफ्ट हांस ने बिल्ड किया, ट्रीज को यूटिलाइज करके एक राफ्ट बनाई, क्रिएट की, उसके ऊपर ये तीनों सवार हुए और ये समंदर की तरफ निकल पड़े। समंदर की तरफ इनका सफर शुरू हुआ। और अब जैसे जैसे समंदर का सफर कर रहे थे, लेडनब्रॉक जो था वो नोट कर रहा था कि जितना आर्न ने मेंशन किया था ना बुक में कि सफर होगा आपका, उससे 3 गुना ज्यादा ये लोग क्रॉस कर चुके थे। काफी दिनों का सफर था, इनका खाना, फूड सप्लाईज, पानी सब कुछ खत्म होते जा रहा था और सब एग्जॉस्टेड हो रहे थे, थक रहे थे, और बहुत उनका सफर अब डिफिकल्ट हो चुका था। लेकिन स्टिल उन्होंने रीच नहीं किया अपने उसको, एग्जिट को। यहाँ पे थोड़ा सा आपका बिजार टर्न लेती है स्टोरी, क्योंकि यहाँ पे आपके बड़े सी मॉन्स्टर्स थे जो इनके सामने जाहिर हुए थे, जैसे कि आपका प्लेसियोसॉर और इस्टियोसॉर्स। ये थोड़ा सा प्रोनाउंस करने डिफिकल्ट है। ये डिफरेंट किस्म के जो ऐसे क्रीचर्स थे जो कि एग्जिस्ट नेचुरली नहीं करते हैं। एक सर्पेंट लाइक है सांप की शेप का, और दूसरा क्रोकोडाइल की शेप का। अब जहाँ जहाँ पे ये सफर करते हैं, इनको ऐसी चीजें नजर आ रही थी जो कि बहुत बड़ी थी साइज में, मोर देन एनी क्रीचर जो कि आपने समुद्रों में देखा हो। और इनको यहाँ तक कि एक फियर था कि ये हमें खा जाएंगे किसी भी वक्त। और जैसे जैसे इनका टाइम गुजरता गया, इनका सफर चलता गया, इन्होंने ये रियलाइज किया कि इन चीजों को, इनमें नहीं इंटरेस्ट बल्कि एक दूसरे के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट है, वो भी एक प्रेडेटरी किस्म का, प्रेडेटरी का, यानी कि एक दूसरे के ऊपर हमला करने की कोशिश करते, स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे थे। एंड देन केम अ टाइम जब ये दोनों क्रीचर जो थे, जो कि 100 फुट से भी ज्यादा की, बहुत ज्यादा आपके जाइगेंटिक थे, इनका आमना सामना हुआ और इन्होंने एक दूसरे के ऊपर हमला किया, और काफी ज्यादा इनकी कॉन्फ्लिक्ट आपस में शुरू हुआ। हाउएवर जो आपका जो इस्थियोसॉरस था, जो कि क्रोकोडाइल था, वो इवेंचुअली एंड में जीत हासिल कर गया। बहरहाल ये लोग अपना सफर कंटिन्यू करते रहे अपने राफ्ट के ऊपर, और कहीं करते करते ये लैंड तक पहुंच गए आखिर। रिलीव हुए थे काफी ज्यादा कि अब हम यहाँ से अपना रास्ता ढूंढेंगे आगे, बुक की जो आर्न की बुक है उसकी गाइडेंस के थ्रू, क्योंकि अब तक इनका फूड सप्लाईज और सब कुछ खत्म हो चुका था। तो ये उधर से लैंड पे उतरे। सून लिडनब्रॉक को यह एहसास हुआ कि हम उधर ही वापस पहुंच गए जहाँ पे से हमने लीव किया था। हम उसी बीच पे आके वापस आ पहुंचे जहाँ से हमने लीव किया था, और उसकी होप्स वहां पे सारी तबाह हो चुकी थी, क्योंकि अब हम वापस नहीं जा सकते, वापस हमारा ऊपर निकलने का रास्ता नहीं है। हमें यही रास्ता था एक हमारे पास ऊपर निकलने का। लिडनब्रॉक भी होपलेस हो गया था, और हांस और एक्सेल भी, लेकिन एक्सेल ने अभी हार नहीं मानी थी। एक्सेल ने कहा था कि इट्स वेरी पॉसिबल कि हम अभी भी निकल सकते हैं यहाँ से, इस सिचुएशन से हम बच के निकल सकते हैं। ये उधर ही अपनी राफ्ट के ऊपर बैठे और थोड़ा सा और उन्होंने आगे सफर किया, शोर लाइन के साथ साथ ही। तो कुछ रॉक सिचुएटेड थे जो इनको लूज लग रहे थे, इनको लग रहा था कि बैक साइड पे एक और एग्जिट हो सकता है। तो इन्होंने अपना डायनामाइट वगैरह जितना भी एक्सप्लोजिव्स हैं इनके पास कुछ था जो अपने साथ लेकर आए थे, ये उन्होंने उसके साथ लगाया, लेस किया उन रॉक्स के साथ, और वहां पे एक एक्सप्लोजन क्रिएट की। अब यहाँ पे से इनको वे आउट मिला, लेकिन मसला ये था कि जब वो धमाका हुआ और वो रॉक्स रास्ते से हटे, तो समंदर का सारा प्रेशर था वो इन सब के ऊपर आ गिरा और इनको बहाते हुए उस टनल के थ्रू ले गया। उन पत्थर के पीछे दरअसल आपकी वोल्केनिक ट्यूब्स थी जो इनको फ्लो करके पूरे जमीन की गहराइयों तक ले गई। अब जैसे जैसे गहराई में जा रहे हैं, इनको सिर्फ अंधेरा और मौत अपने सामने नजर आ रही है, क्योंकि अब कोई उम्मीद नहीं है, समंदर का पूरा प्रेशर इनके ऊपर गिर रहा है और इनको लेके जा रहा है ऐसी जगह पे जिनका इनको पता नहीं है। जब ये ओपनिंग तक पहुंचे ना, तो वहां से इनको दरअसल ये एहसास हुआ कि इनके नीचे लावा था। लावा और जो आपकी जो हीट और वाटर होता है उसकी जब आपस में कॉम्बिनेशन होती है, तो उसका आउटकम स्टीम होती है। स्टीम जो होती है हाई प्रेशर बिल्ड करती है, और वही इनको ऊपर लॉन्च कर रही थी। तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी जो था वो इनको ऊपर की तरफ लॉन्च करता उस वोल्केनिक ट्यूब के अंदर। जैसे क्या होता है कि वोल्केनो जो होता है वो अपवर्ड फेस कर होता है ज़मीन से बाहर, ये ट्यूब्स नीचे ज़मीन से मीलों नीचे से आती हैं और ऊपर वोल्केनो के थ्रू निकलती हैं। अब ये स्टीम जो था इनको इस वोल्केनिक ट्यूब के थ्रू लॉन्च करता। अब या तो इनके पास एक ओपनिंग होती, या फिर इनकी ऊपर रूफ सील्ड होती है, और अगर रूफ सील्ड होती तो फिर ये ऊपर क्रश हो जाते हैं। उनकी या तो डेथ थी या फिर पॉसिबली ये बच सकते थे। तो अब ये काफी माइल्स पर आवर की स्पीड से जो है राइज कर रहे हैं। अब इनके इन एंड आउट ऑफ कॉन्शियसनेस ये जा रहे हैं, और इनको होश खत्म हो रहा है, भूखे हैं, प्यासे हैं, राफ्ट से गिरने का भी डर है, फुल प्रेशर से ऊपर हवा में लॉन्च हो रहे हैं। और इवेंचुअली ये हुआ कि इनको ओपनिंग नजर आई जो कि सूरज की रोशनी थी। ये काफी दिनों तक ऊपर लॉन्च होते रहे, यानी कि इतना बड़ा एक गैप था जमीन और नीचे ट्यूब्स तक का कि काफी दिनों तक ऊपर लॉन्च हो रहे थे हवा में।
इवेंचुअली इनको रोशनी नजर आई और ये उसमें से निकल पड़े। इनका एक सेफ एग्जिट हुआ स्टीम और पानी की हेल्प से। ये जब एग्जिट हुआ बल्कि इन्होंने इन फॉर्म ऑफ अ गाइजर इन्होंने जब उसको एग्जिट किया तो ये सबसे पहले एक ऐसे टेरेन पे आए जहाँ पे ऑलिव गार्डन था प्रॉपर। एक ऑलिव के दरख्त लगे हुए थे कि क्या होते हैं प्लांट्स होते हैं आई बिलीव। तो ऑलिव का गार्डन था प्रॉपर उधर। जब वो एग्जिट हुए उनको सून रियलाइजेशन हुई कि उनकी लैंडिंग इटली के अंदर हुई थी। वहां से फिर जाके जो है ये सब रिलीव्ड हुए। ये फिर अपने होम टाउन में वापस हैम्बर्ग में गए, जर्मनी हैम्बर्ग में गए। वहाँ पे फिर ऑटो लाइडनबर्ग है, उसने अपनी बुक और मतलब कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन ये पब्लिश की उसने सेंटर ऑफ द अर्थ के बारे में। काफ़ी लोगों ने रिड्यूक्यूल किया लेकिन ओवरऑल उसको बहुत फेम और पब्लिसिटी मिली। जबकि जो आपका जो मेन कैरेक्टर जो आपका प्रोटैगनिस्ट एक्सेल है उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया। ग्रॉबन को उसने प्रपोज किया और इवेंचुअली उनकी मैरिज हो गई थी। एंड दैट इज ऑल। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। जी, thank you, Ali Jafar. Students, you can ask question, please. मेरी आवाज आ रही है? जी जी आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा अली जाफर यार, मेरा क्वेश्चन इसमें ये है कि ये जो आपने सारा बुक रिव्यू दिया, दिस बुक इज एक्चुअली नॉन फिक्शनल? इट इज़ फिक्शनल, यानी कि फिक्शन बेस्ड है, इट्स नॉट रियल। तो इसके जो मतलब इसकी सारी फिक्शन है, उसकी जो मतलब लॉज हैं वो सारे साइंटिफिकली करेक्ट है? इसके बारे में हम एग्जैक्टली कुछ कह नहीं सकते हैं बिकॉज जहाँ तक वोल्केनिक ट्यूब्स की बात आती है, ये जो आपकी स्टीम की इजेक्शन थी, फिर काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लॉजिकल भी थी। हाउएवर जो अगर इसमें देखा जाए कि एक सिविलाइजेशन आपकी अंडरग्राउंड एग्जिस्ट करती है या आपके जो क्रीचर्स हैं वो इतने एक हार्श कंडीशन पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, आपका ओशन एग्जिस्ट कर सकता है, ये प्योरली फिक्शनल है। इसके पीछे कोई लॉजिक या एविडेंस नहीं है जो हमें बैक कर सकता है। बहुत सारी थ्योरीज हैं लेकिन कोई लॉजिक नहीं है जो इसको बैक कर सकता है। हाँ, बिकॉज मेरे ख्याल में तो अभी तक जो जमीन का जो इंटरनल सारा कुछ है उसके बारे में साइंटिफिकली तो यही कहते हैं कि आग ही है उसके अंदर, या कुछ एग्जैक्टली। हद तक पानी है और उसके बाद आग है सारी की सारी। जी जी एग्जैक्टली लेकिन अगर आप हमारी टेक्नोलॉजी भी देखें ना तो अभी इतनी महदूद है कि हम बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड नहीं गए हैं। नहीं, अगर आप हमारी लेयर को भी देखें ना, अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर है और अगर आप उसको एक एप्पल से कंपेयर करें तो जो आपका सेब का छिलका है ना, उससे भी कम आपकी टॉपेस्ट लेयर है जिसपे माउंटेन्स, डीपेस्ट ओशंस, ये सारी चीज़ें सिचुएटेड है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि हमारी जो है जो एक्चुअली गहराई तक तहकीक है वो इट्स क्लोज टू नथिंग। मोस्टली हाइपोथेटिकल है, ड्रिलिंग है, क्या कुछ इससे इन्होंने एस्टिमेट किया कि हमारी कितनी गहराई है समंदर जमीन की। लेकिन हमें एग्जैक्ट ये एस्टिमेट नहीं है कि अंडरग्राउंड एक्चुअली क्या लाई करता है। अच्छा, आवाज बंद हो गई आपकी। जी जी बस दैट इज ऑल। अगर कोई मैं कहीं कट गया तो आप मुझे बता सकते हैं। हाउएवर यही है कि इन दी एंड के हमारी जो है इनफ हमारे पास एविडेंस नहीं है कि हम इसको सपोर्ट भी कर सकें या इसको डिनाई भी कर सकें, लेकिन जो प्रोफेशनल तो जियोलॉजिस्ट हैं। जी जी। तो इसका जो वो कहते हैं कि बिग बैंग के बाद जो डिफरेंट सितारे और सियारे वगैरह थे वो मुख्तलिफ जगहों पे जाके रुक गए थे, और उसके बाद आइस एजेस स्टार्ट हुई थी। तो वो जो कहते हैं कि मतलब धमाके के नतीजे में ये आग के गोले ही थे सारे के सारे। तो उससे फिर वो कहते हैं कि जमीन के अंदर अभी तक मतलब जितना भी साइंटिफिक एविडेंस है उससे यही पता चल लगता है कि आग है, जो कि समटाइम्स वो पहाड़ों में से भी निकल आती है। तो ये साइंटिफिकली लॉजिकल नहीं है आपके ख्याल में? यस इट्स वेरी पॉसिबल बिकॉज अगर हम टेक्टोनिक प्लेट्स को देखें, जो हमारा मोल्टन लावा है हमारे कोर के अंदर जो कि हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करता है, एंड देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ रूम। लेकिन अगर आप ये भी देखें इस हिसाब से कि हमारा अर्थ कितना वास्ट है, इसमें कितने सारे जो हैं आपके वैक्यूम्स क्रिएट हो सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर इट। बहुत बड़े बड़े वैक्यूम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं या बहुत ऐसे सर्फेसिस हो सकते हैं, ऐसी जगहें हो सकती हैं दैट हैव रूम जहाँ पे कोई मोल्टन लावा या टेक्टोनिक प्लेट्स का कोई इंटरेक्शन खास नहीं है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एग्जिस्ट कर सकता है। हाउएवर आप इसको ज्यादा फिक्शनल की तरफ भी देख सकते हैं क्योंकि इट्स गोइंग टुवर्ड्स मोर फिक्शन इन माय ओपिनियन। देयर इज नेवर अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा नहीं एग्जिस्ट करता है कुछ बिकॉज इट हैजंट बीन प्रूवन येट, लेकिन स्टिल आई बिलीव कि इट्स मोर फिक्शनल। हाँ, नहीं वो तो आपकी बात ठीक है। अगर कहते हैं कि एक
जो सेल था उससे सारी की सारी ये जिंदगी वजूद में आ गई और उससे एवोल्यूशन हो गया और ये सारे जानवर इस तरह के बन गए। तो अगर इस तरह का एनवायरनमेंट और सारी सेटिंग अगर कहीं और भी मिल जाए विद इन अर्थ या किसी और सियारे पे, तो वो तो पॉसिबल है साइंटिफिकली तो अगर देखें तो। एग्जैक्टली, डेफिनेटली इट इज डेफिनेटली पॉसिबल, क्योंकि बिग बैंग जो है, इवन दो 1 in a ट्रिलियन ऑकरेंस भी इसको कह सकते हैं, 1 in a बिलियन ऑकरेंस, इट इज वेरी पॉसिबल कि इट कुड हैपन एनीवेयर एल्स। कोई और डाउट या क्वेश्चन किसी को है तो पूछ सकते हैं। जी, जाफर मुझे ये बताएं कि ये बुक जो आपने पढ़ी है एज अ स्टूडेंट और लाइक इट्स योर पर्पस टू सीक नॉलेज, तो चीजों को और डिफरेंट नॉलेजेस या डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेट करने में ये क्या आपकी हेल्प इस बुक से है और क्या आउटकम आपने इससे लिया है? मतलब आई मीन कि आपका पर्पस या इंटरेस्ट क्या था इसको पढ़ने में और आपने इससे आउटपुट क्या लिया? क्या आपका कोई इससे अंडरस्टैंडिंग इन्हांस हुई या दूसरी चीजें समझने में हेल्प होगी? तो व्हाट्स बेसिकली दैट? अच्छा, बेसिकली सर मैंने बिकॉज मैंने चाइल्डहुड में पढ़ी थी, काफ़ी मैं यंग था, तो एज सच मेरा उस वक्त कोई एम नहीं था या पर्पस नहीं था कि मैं एक ऐसी टाइप की बुक रीड करना चाहूँगा जिसके अंदर एडवेंचर है या कोई ऐसी चीज़ है। लेकिन हाउ एवर विद टाइम मुझे जियोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था, लाइक इवन टू द एक्सटेंट कि मैं काफ़ी ज़्यादा मैप्स को केयरफुली स्टडी करता था। और इस बुक ने मेरी फिर से इंटरेस्ट गेन की जब मैं अपनी टीन्स में था, तो मुझे काफ़ी इस बुक में इंटरेस्ट हुआ। और दरअसल मुझे इसके जो साइंटिफिक फैक्टर्स हैं, जितने भी एक स्टोरी टेलिंग का मेथड है, मुझे वो भी बहुत पसंद आया। एंड लेसन मुझे बेसिकली इससे ये मिलता है सर कि अगर आपको किसी भी किस्म की चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप तहकीक करें, इवन अगर आपको ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क करना पड़े, आप उसको लिटरली इसके साथ अटैच कर सकते हैं कि आप एक ज़मीन के अंदर अपनी लाइफ को स्टेक पे रख के आप जा रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी इन्वेंशन जो रियल वर्ल्ड इन्वेंशंस हैं या डिस्कवरीज हैं, वो बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग के बाद ही हैं। इवन आप अपने ओशंस को देखें या आप अपना अमेजोन रेन फॉरेस्ट को देखें, जो हार्डली कुछ ही परसेंटेज का डिस्कवर हुआ है अभी तक, वो जब तक हम ज़्यादा रिस्क टेकिंग नहीं करेंगे तब तक हम ज़्यादा कुछ इनको डिस्कवर नहीं कर सकेंगे। सो देर इज़ ऑलवेज रिस्क इन्वॉल्व, देर इज़ ऑलवेज हार्डशिप्स इन्वॉल्व। लेकिन आप कभी भी जब तक आप रिस्क नहीं उठाएंगे तब तक आप डिस्कवर नहीं कर सकते, और आप अपनी इंट्रीग को आप तभी सेटिस्फाई कर सकते हैं इफ यू टेक सम एफर्ट इनटू इट। अच्छा, दूसरा, ये जियोलॉजी और जियोग्राफी इनमें फर्क क्या है और सिमिलरिटी क्या है? सर आई कांट से एग्जैक्टली कि इनमें क्या डिफरेंस या सिमिलैरिटीज हैं, बट इफ आई एम राइट, जियोलॉजी हैज टू बी द स्टडी ऑफ रॉक फॉर्मेशंस। जियोग्राफी जो है आपकी मैप की तरफ ज्यादा चला जाता है, इफ आई एम राइट, यानी कि आपकी जो मैपिंग है आपकी अर्थ की और डिफरेंट आपके जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये वो, जबकि जियोलॉजी मस्ट बी द, और इट हैज टू बी द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड द ग्राउंड, बट दैट इज माय बेसिक आइडिया सर। जी जी, ठीक है। किसी और का सवाल हो तो ठीक है, अदरवाइज व्हेन आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे। किसी और ने पूछना है तो पूछ ले। चलो जी, वैसे मेरा ठीक ख्याल है है। क्वेश्चन तो मेरे ख्याल है किसी का भी नहीं है सर। मैं उसमें एक थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। जियोलॉजी बेसिकली जमीन के हवाले से गया, रॉक फॉर्मेशन के अलावा इसमें जमीन की बाकी अंदर वाली सतह और बाकी ये वाली सारी चीजें भी आ जाती हैं। बट जो ज्योग्राफी है उसमें वो जो मैथ्स वगैरह है उससे हट के भी काफी सारी चीजें उसमें ऐड करते हैं कि डाइवर्सिटी जमीन के ऊपर कैसी है, मौसम किस तरह के हैं, कल्चर्स किस तरह के हैं और किस तरह की डिफरेंट नेशंस वगैरह रहती हैं, उनके रंग क्या है, उनके कल्चर क्या है, वो क्या खाते पीते हैं, क्यों खाते पीते हैं, किस तरह का मौसम या किस तरह के वहाँ के जमीनी हालात हैं जिसकी वजह से वो इस तरह से रहते हैं। तो वो थोड़ा जो जमीन और उसके ऊपर जो जिंदगी है उसको जो ज्यादा डीपली स्टडी करता है वो ज्योग्राफी करता है। और जियोलॉजी इज मोर अबाउट जमीन का सारा वो जो स्ट्रक्चर है कि बनी कैसे है और इसके अंदर कितनी आग है और कितना पानी है और इस तरह की चीज।
थैंक यू वेरी ठीक है, मच ये फॉर तो दैट। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, मतलब हम कहते हैं ना कि जियोलॉजी में फिर हम जमीन के अंदर जाते हैं और जियोग्राफी में हम जमीन के ऊपर फिर रहे होते हैं। जमीन के ऊपर एग्जैक्टली यस। एग्जैक्टली। और ये जो जियोलॉजी है इसमें मतलब इट्स मोर लाइक नेचुरल साइंसेस वाले इसको ज्यादा पढ़ते हैं, और जियोग्राफी जो है ना ये हमारे जैसे सोशल साइंसेस वाले जो है ना वो जियोग्राफी को ज्यादा पढ़ते हैं कि लाइक ना गुड पॉइंट। कि हमारा हाँ कश्मीर किस तरफ है और ईरान हमें किस तरफ पड़ता है और चाइना किस तरफ है और ये हाँ, वो। गुड गुड पॉइंट हाँ सर। मैं जब था ना स्कूल में, तो उस वक्त मैंने भी सारी ज्योग्राफी वाली किताबें बड़े शौक से पढ़ी थी। और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये चीज होती थी ना कि जो लोग जहाँ पे रहते हैं वो मोस्टली हालात वैसे होते हैं, वैसे फिर वो कपड़े पहनते हैं, वैसी खुराकें खाते हैं, ये वाली सारी चीजें। तो वहां से आपको पहला एक माइंड के अंदर आता है कि इंसान अपने हालात की पैदावार होता है। हम्म। एग्जैक्टली। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हम जो सोशल साइंसेज के जो लोग होते हैं ना, चूंकि हमारा एक वास्ता होता है हिस्ट्री पढ़ने से और आईआर से और इन सारी चीजों को सीखने से ना, और फिर ट्रांसनेशनल बहुत सारी चीजों को देखने और समझने से, तो क्योंकि वो करना जो है ना हमारे लिए जरूरी होता है, शौक भी हो सकता है और मजबूरी भी हो सकती है। तो उसके लिए मुझे खैर वो जब भी मैंने उसको समझने की या करने की कोशिश किया तो मतलब आई ऑलवेज फेल्ट कि जो है ना कि इसमें जो एक प्री रिक्विजिट है, शायद है या होनी चाहिए, वो तो जियोग्राफी जो है ना वो पहले बंदे को आनी चाहिए, फिर बंदे को समझ लग सकता है कि जो है ना कि वो मैंने दुनिया को कैसे समझना है। या एग्जैक्टली सर। जियोलॉजी आप तो टोटली ना डिफरेंट तरफ क्योंकि चला जाता है ना, तो जियोग्राफी हम्म, डेफिनेटली पहले अंडरस्टैंडिंग प्राइमरीली होनी चाहिए। अ- अच्छा अच्छा, मैंने मैंने शायद पहले भी इस फोरम पे कहा था कुछ लोगों से, किसी किसी की अगर मैपिंग अच्छी हो जियोग्राफी, ठीक है ना, जो मैं रीजन वाइज कुछ चीजें सिखा समझा सके, ठीक है, मे बी कि उसके लिए जो है ना हमें फेस टू फेस भी वो बैठ के वो करना पड़े, ठीक है ना, तो इफ समवन इज गुड विद दैट जो है ना, तो उनका सेशन भी हम रखना चाहेंगे। गुड आपको आइडिया सर। कोई ऐसा बंदा मिले तो आप लोग उन्हें रिकमेंड कर लें या ले आए जरा ग्रुप में, और मुझे अगर मिलता है तो मैं भी देख लेता हूँ, ठीक हो गया सर। और अगर आप में से कोई है तो वो खुद ही बता दे। नहीं सर, सर, मुझे तो कुछ लोग मिले हैं और मुझे भी काफी हद तक समझ आ ही जाती है। मेरा ख्याल है सबको आ जाती है। आई हम्म। डोंट अंडरस्टैंड, सबको नहीं आती लाइक हम्म। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, उसके दरमियान कितने समंदर हैं, कहाँ पे कौन से रिवर्स हैं, और कहाँ पे कौन से कंट्रीज के कौन से कल्चर्स हैं। मेरा ख्याल है वो चीजें तो आ जाती हैं सबको ही समझ। या मैं वैसे शायद समझ रहा हूँ कि मे भी आ जाती हैं, बिकॉज मैंने तो ज्योग्राफी पढ़ी थी छोटी एज में, तो वो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है उससे। पढ़ी तो हमने भी थी, मैंने तो खैर उर्दू में पढ़ी थी वो बिलियाजम फला और इंटार्कटिका और पता नहीं क्या क्या, वो हमारी हमारी सोशल स्टडी नहीं होती थी, हमारी माशरते उलूम होती थी मेरे एग्जैक्टली। स्कूल में। आई गेस इनको सता मेमोराइज सत करना ज्यादा एक ट्रिक होता है, लाइक आप वैसे पढ़ तो हाँ। लेते हैं बट मेमोराइज करना कि क्या कहाँ सिचुएटेड है, ये ज्यादा ट्रिकी पार्ट होता है। हम्म। सही है सही है, चले चले, आई थिंक इट्स गुड फॉर टुडे, इंटरेस्टिंग था। तो नेक्स्ट जो है ना, कोई हाजिर पार्टिसिपेंट में नेक्स्ट कोई बुक वाला है नेक्स्ट ट्यूसडे? आप लोगों की जो यूनिवर्सिटी रिज्यूम हो रही है वो वेडनेसडे को हो रही है ना? यस सर, फिलहाल यही नोटिफिकेशन है कि वेडनेसडे को रिज्यूम हो जाएगी। ठीक है ठीक है, अच्छा फिर हम नेक्स्ट वीक जो है ना वो सेशन नहीं रखते, क्योंकि वो ईद का वीक होगा, तो हम उससे अगला ट्यूसडे देख लेते हैं, ठीक है ना? गुड पॉइंट सर। ठीक हो गया। ठीक हो गया, ठीक हो, चले चले, टेक केयर जी, यू टू ईद सर। मुबारक एडवांस खैर टू मुबारक, एवरीवन। आपको भी अल्लाह मुबारक सर। हाफिज, अल्लाह थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज।